जाऊंगा और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय देशों का भारत के साथ व्यापार। भारत में 100 अरब डॉलर का करेंगे निवेश। अगले 15 साल के दौरान 100 अरब डॉलर का निवेश। आम चुनाव से पहले होगा व्यापारिक समझौता। भारत में 10 लाख नई नौकरियों का अनुमान है। कृषि सेक्टर को फायदा मिलेगा। EFTA में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापार। ब्लूमबर्ग ने और रॉयटर ने, उसके बाद हमें वो इंडियन मीडिया में भी रिपोर्ट होती हुई खबर मिल रही है, और खबर ये है, और वो ये है कि स्विट्जरलैंड 100 बिलियन डॉलर्स इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है। एक ट्रेड पैक्ट की बात की जा रही है। देखिए, दिस इज 2024। इंडिया की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो कहते हैं जी कि हमें जो जीरो एमिशंस पे जाना है बाय 2070, लॉन्ग टाइम अगो। सो उनका एक बड़ी मार्केट होना, एक बड़ा बाहर होना, एक के तौर पे वो समझते हैं हमें क्या करना है। खबर ये है कि 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड इंडिया में करने जा रहा है। तकरीबन 1 मिलियन के करीब जॉब्स वहां पे देने जा रहा है। कि अब से पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में नहीं आ रहे। क्या अब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाएगी? क्या जैसे इंडिया में 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट स्विट्जरलैंड करने जा रहा है, क्या हमारे यहाँ 100 बिलियन की बजाय 10 बिलियन की भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा? ब्लूमबर्ग में शामिल है, और उसमें जो है उसमें कहा गया है कि इंडिया आईज 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम स्विट्जरलैंड एंड नॉर्वे। और इसमें एफ्टा ग्रुप है। एफ्टा ग्रुप क्लोजिंग इन ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स। ये एक चीज़ है जो जारी बात है खटक रही है। ये तमाम जो लोग हैं उनको ये चीज़ खटक रही है। अब पाकिस्तान जारी बात है इस सारी गेम से बाहर है। पाकिस्तान को तो पता ही नहीं कि हमने चीज़ों को लेके कैसे चलना है, और ना ही हमारी हुकूमत का ये कोई प्राइमरी इंटरेस्ट है। गो के जय हिंद दोस्तों, अब तक आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में यूएसए इन्वेस्टमेंट कर रहा है बिलियंस ऑफ डॉलर, अरब देश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बिलियंस ऑफ डॉलर, रशिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, फ्रांस इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लेकिन लार्जली यूरोप के जो हिस्से थे वो इतने खबर में नहीं आते थे कि वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आई, आप लोगों को पता चल भी क्या होगा कि EFTA देशों की तरफ से भारत में 100 बिलियन US डॉलर का निवेश होने जा रहा है। EFTA देशों में प्रमुख देश बात की जाए तो स्विट्जरलैंड है, वैसे नॉर्वे भी है, और 2-3 छोटे देश हैं यूरोप के, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी खासी है। तो वो मिला के टोटल 100 बिलियन डॉलर भारत में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और जिसके एवज में भारत के मोर देन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप लोग 100 बिलियन डॉलर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान इस समय 3 बिलियन US डॉलर के लिए IMF के घुटने चाट रहा है, पैर चाट रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। और 100 बिलियन डॉलर काफी बड़ा अमाउंट होता है। जब ये भारतीय मार्केट में इतना बड़ा रुपया आएगा तो आप देखेंगे किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था को एक बूम मिलेगी। और इसी तरीके से अगर ऐसे इन्वेस्टमेंट होते रहे तो भारत बहुत जल्द तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनके उभरेगा पूरी दुनिया में। और फिर जब हम देखते हैं कि इंडिया के न्यूज में इसके बारे में क्या रिपोर्ट है, तो कुछ डिटेल्स हमें पता चलती हैं। और वो डिटेल्स जो है वो ये हैं कि इंडिया के में ये जो एफ्टा कंट्रीज हैं उनकी तरफ से इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट ये कंट्रीज क्यों कर रहे हैं ट्रेड? आपको पता है इंडिया के साथ ये कंट्रीज इसलिए कर रहे हैं, ये वाली 100 बिलियन डॉलर्स कि ठीक है हम इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें आपकी मार्केट से फायदा उठाना है, हमें आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहिए, हम आपके साथ ट्रेड एग्रीमेंट्स करना चाहते हैं इंडिया वालों, इसलिए हम तुम वहां पर 100 बिलियन डॉलर्स भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम हमारे लिए रास्ते खोल दो अपनी ट्रेड एग्रीमेंट्स के, इन्वेस्टमेंट्स के। वहां से जो है हम जो भी हम हमारे लिए जो बेनिफिशियल है, जो हम वहां से हासिल कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं, तो आप हमारे लिए दरवाजे खोलें। इंडिया ने कहा सत्ते खाना 100 बिस्मिल्लाह आ जाए जी, ठीक है दरवाजे। इंडिया तो वैसे पूरी दुनिया से ट्रेड कर रहा है, उसको क्या मसला है इसमें? तो अब आप ये देखें कि सिर्फ कंट्रीज जहां से अभी तक हम कह रहे थे कि देखिए UAE, अरब कंट्रीज जो कभी पाकिस्तान की तरफ हुआ करते थे, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात होते थे, वो इंडिया की तरफ चले गए। लेकिन अब जो यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज भी किस तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये इंडिया के उन टारगेट्स का ही हिस्सा है जो उन्होंने बना रखे हैं कि 2047 तक हमने यहाँ पर पहुंचना है, और 7 ट्रिलियन या कितने ट्रिलियन, मतलब 47 ट्रिलियन जितने भी हैं, वहां तक हमने अपनी इकोनॉमी लेकर जाना है। ये उन टारगेट्स का हिस्सा है। अभी आपको ये देख रहे हैं ना कि अब यूरोपियन कंट्री भी 100 बिलियन डॉलर्स डाल रहे हैं।
इससे पहले अरब कंट्रीज ने भी इतने बिलियन डॉलर, तो पूरी दुनिया से ये जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो ये उनके उन टारगेट्स को अचीव करेगी, ये वाली इन्वेस्टमेंट और पैसा कि जो उन्होंने टारगेट्स अपने बना रखे हैं नेक्स्ट 3 इयर्स में, थर्ड लार्जेस्ट, और फिर आगे चलते चलते जो जो कुछ भी हम उस पर बात करते रहते हैं। ये है जनाब सूरत हाल, ठीक है जी। तो सच जान के जियो। अब ठीक है, अब ऐसा ही हो रहा है तो ये तो होगा। मैं आपको पहले, ये सब तो हम पहले ही बता चुके हैं और मैं ये कह चुकी हूँ आपको कि आप देखें वो और दूसरे नंबर पे भी खबर ये है 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट जा रही है इंडिया में स्विट्जरलैंड की तरफ से। क्या पाकिस्तान में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ सकती है, पॉसिबल है या नहीं? इसका इस तरह से है कि आपके फर्ज करें इलेक्शन हो गए, आप पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती। जब आपकी प्रोडक्शन इस कदर महंगी हो जाएगी, आपके बिजली इस कदर एक्सपेंसिव है, आपके पास एक्सपीरियंस लेबर फोर्स नहीं है, आपका जो मुल्क के अंदर लोग हैं वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाहर से कैसे कोई आएगा। आपने बोला जैसे बांग्लादेश की, चाइना की, या खास तौर पे अगर इंडिया की बात करें, कैसे वहाँ पे लेबर वर्क के ऊपर काम किया जा रहा है, वहाँ पे जो है वो स्किल्ड लेबर के ऊपर काम किया जा रहा है, क्यों वहाँ पे इन्वेस्टर क्यों आ रहे हैं आपके ख्याल से? क्या सिर्फ ये वजह है कि वो मार्केट बड़ी है, क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी आबादी ज्यादा है, या उसके ऊपर ट्रस्ट इशू भी आ जाता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ जाती है, क्या ये भी चीजें? जिन्हें मेनली देखें, सारा कुछ तो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ड्राइव करती है। फिर उसके बाद आपकी कितनी पॉलिसीज अच्छी हैं वो आपको ड्राइव करते हैं कि आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि वो उस तरह। इंडिया ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया, बांग्लादेश ने रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर फोकस किया। अब वो जितना भी उनका वर्क फोर्स है वो सारा का सारा वो उस तरह उन्होंने डेवलप किया है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ आना शुरू हुआ। जब वो आपके पास बहुत ज्यादा आपको पता चले, किसके ऊपर वर्क किया? हमने अपने आप को तबाह करने के ऊपर फोकस किया। सर आपसे मजीद भी बात करूंगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जो सर ने गुफ्तगू की, आप क्या उससे एग्री करते हैं? और सेकेंडली मैंने उनसे एक सवाल किया, क्या वजह है नेबर कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट जा रही है? क्या सिर्फ ये वजह है कि उनकी मार्केट बड़ी है, उनकी आबादी ज्यादा है, तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पे आ रहे हैं, या वहाँ पे कोई ट्रस्ट उनके ऊपर किया जा रहा है, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ की गवर्नमेंट स्टेबल है, इस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टर आ रहे हैं? देखिए, इनमें जो एहसन भाई ने 2 बातें की हैं, और पहले 2 पॉइंट्स जो उन्होंने किए हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इस पर भी मैं एग्री करता हूँ, वर्क फोर्स स्किल, इस पर भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं कुछ इसमें एडिशन करना चाहता हूँ। आपने जैसे बांग्लादेश की एग्जांपल दी है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप अगर देखें 2008 से पीछे आप चले जाएं तो पाकिस्तान जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पाकिस्तान की जो आपकी सुदर मंडी फैसलाबाद की मंडी है, जो मैनचेस्टर ऑफ एशिया के नाम से जानी जाती है, ठीक है, ये दुनिया की दूसरी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह सकते हैं। एशिया में तो नहीं, क्योंकि एशिया में तो और भी कंट्रीज, चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, वो उसे कम्पीट करना। देखें 2008 से पहले पाकिस्तान से ना चाइना आगे था जी टेक्सटाइल सेक्टर की, सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, आपका इंडिया आगे था। अब सेकंडली बात करते हैं कि जी उधर क्यों चले गए। अब देखें, पहली चीज तो ये, उस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल ठीक थी। 2018 से लेके 13 तक जरदारी साहब का दौर था। तो मसला ये था कि आपकी जो कॉस्ट थी, आपके जो रिसोर्सेज थे, आपकी जो एनर्जी थी, वो आपने कॉस्ट ने इतनी हाई कर दी थी, आपने इन्वेस्टर्स को, लोगों को इतना मजबूर कर दिया था। इन्वेस्टर कोई भी होता है ना, देखें, वो देखता है कि उसको प्रॉफिट कहाँ से ज्यादा मिलेगा। तो आप 2008 से लेकर 2013 तक जितना भी इन्वेस्टर फैसलाबाद का ले लें या पूरे पाकिस्तान का ले लें, सारा उठ के चला गया बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की मार्केट ने उस वक्त इनको कैप्चर किया, उन्होंने इनको फैसिलिटीज दी जी, सब्सिडीज दी, फैसिलिटीज दी, जगह दी, उन्होंने उनको अच्छी पॉलिसीज ऑफर की, ये लोग सारे उठ के वहां चले गए। अब आप सेकंड बात करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन, तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन आप 70 साल 80 साल तरीक उठा के देख लें तो ये तो हर 2-3 साल बाद यही ड्रामेबाजी चलती है, तो ये तो कभी स्टेबल होती ही नहीं है। और आगे होने की कोई उम्मीद नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल, ये अभी भी जो मिली भगत से आज हुकूमत बनेगी, सबको ही पता है, ये हुकूमत ऑलरेडी डिसाइडेड है। और सर ने, भाई ने भी ये बोला कि भाई अभी आज इलेक्शन है, इलेक्शन के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, और अभी खुद ही उन्होंने उस चीज का जवाब दे दिया कि भाई 70-75 साल से यही चीज चलती आ रही है। मैं ये समझता हूँ इन चीजों पे, मतलब गवर्नमेंट किसकी आएगी, कौन सी पार्टी जीतेगी, ये सबको पता है। इसकी बजाय हमें बात करनी चाहिए पाकिस्तान की यूथ में अवेयरनेस कैसे आएगी। पाकिस्तान जो, तो दोस्तों पाकिस्तानी इस पे जले हुए हैं, बेशक से ये बता नहीं रहे, लेकिन कई मैंने अभी ARY न्यूज या कई पाकिस्तानी चैनल्स को फॉलो किया, तो वो जले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि एक समय था जब हम यूरोपीय देश की मदद करते थे। अब कौन से समय पर पाकिस्तानी यूरोपीय देशों का मदद करते थे वो मुझे समझ ही नहीं आता। ये कह रहे हैं कि हम यूरोपीय देश का मदद करते थे, आज यूरोपीय देश अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं तो हमारे दुश्मन भारत में निवेश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि हर पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा होता पता नहीं कैसे कह देता है हमने यूरोपीय देशों की मदद की, जबकि पाकिस्तान कहता है कि भाई हमारी अर्थव्यवस्था भी पहले भारत से अच्छी थी, चाइना से अच्छी थी। तो भाई कब अच्छी थी यार? तुम तो हमेशा जो है हमेशा के लिए लोन पे ही पड़े हो, तुम पले बड़े हो, लोन पे ही पूरा पाकिस्तान पला बड़ा है इस समय। एक पाकिस्तानी अपने बाप के पैसों पे नहीं, हर बंदा तो अपने बाप के पैसों पे पल जाता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ लोन के पैसों पे पला है।
खैर दोस्तों, इनकी बात छोड़ते हैं, लेकिन $100 बिलियन का निवेश, यानी मेरे ख्याल से अगर मैं बात करूं तो लगभग 8 लाख करोड़ भारतीय रुपए में हो जाएगा, इसी के आसपास, ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन भाई बहुत ह्यूज अमाउंट है। और एक बार बस ये मनी जब भारतीय मार्केट में आ जाएगी, एक तो रोजगार, जो कि भारत में एक बड़ी समस्या है, रोजगार मिलेगा 10 लाख लोगों को, और जो अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा वो तो है ही। और जब इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे देशों की तरफ से, मतलब इससे ये पता चलता है कि हर देश इस समय इंटरेस्टिंग है भारत में निवेश करने। जब पूरा दुनिया चाहेगा कि हम भारत में निवेश करें, तो हमें चाइना को पीछे करने में कितना समय लगेगा। इस समय दोस्तों पूरी दुनिया चाहती है कि चाइना में हमारा इन्वेस्टमेंट ना हो, जो इन्वेस्टमेंट है वही बस चाइना में चल रहा है, नई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है चाइना में। नए इन्वेस्टमेंट के लिए भारत एक हब बन गया। आप लोग देख रहे हो ना, अभी खबर आता था कि भाई फ्रांस से निवेश हो गया, ऑस्ट्रेलिया से निवेश हो गया, यूके से निवेश हो गया, यूएसए से निवेश हो गया, अरब देशों ने निवेश कर दिया, अब तो EFTA देशों ने भी निवेश कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है भारत के लिए कि पूरी दुनिया देख रही है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो भारत में करेंगे। और थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में लिखकर आप जरूर से बताइएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।